जादव सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अपना समय दिया। सर मैं जानना चाहूँगा, समाज में एक प्रखर समाज सेवी की आपकी जो प्रचिति है, ये समाज सेवा करने का आपने यानी कब से आपके मन में आया कि आप लोगों के लिए आप आगे आना चाहिए और समाज में कार्य करना चाहिए? किस तरह से एक शुरुआत आपकी हुई, क्या कहेंगे? तो मनुष्य जीवन में इंसान अगर इंसान को ना पहचाने और इंसानियत के दृष्टिकोण से अगर अपन समाज में है तो समाज सेवा ये अपना दायित्व होना चाहिए। और राजनीति का अंग अगर समाज सेवा ना हो तो राजनीति में भी दुग्ध शर्करा नहीं हो सकती जी। इसलिए वही विचारों से प्रेरित होके मुझे समाज कार्यों में रुचि है और मैं विविध क्षेत्र में अपने आप में बहुत खुशी महसूस करता हूँ ये काम करते हुए। तो ये पर्सनल मुझे आनंद मिलता है, इसलिए मैं समाज सेवा करता हूँ, मुझे उसमें खुशी मिलती है। ये जो प्रेरणा है समाज सेवा करने की, जो प्रेरणा आपको मिलती है, ये प्रेरणा कहाँ से आती है, क्या कहेंगे? ये तो नेचर की ऊर्जा है, जीवस जीवस से जीवनम। अगर हम पंचतत्व से प्यार करते हैं, नेचर से प्यार करते हैं, जल जमीन वायु अग्नि सूर्य, इसकी हम ये पंचतत्व की देन है और इसी को अगर हम परमात्मा मानते हैं तो वो ऊर्जा देता है अपने को अच्छा काम करने के लिए, वहाँ से शक्ति मिलती है, ऐसा मेरा समझ है। ये तो आपने अलग अलग क्षेत्रों में समाज सेवा का कार्य आपने किया हुआ है, फिर भी मैं जानना चाहूँगी कौन कौन से अलग अलग क्षेत्रों में आपने अपनी समाज सेवा के थ्रू जनता को यानी मदद की है? बहुत सारे सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, पर्यावरण का सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, वैद्यकीय क्षेत्र है। जो भी मुझे मौका मिलता है समाज में सेवा करने का, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ मैं, जिसमें स्पिरिचुअलिटी है, पर्यावरण से जुड़ी हुई संस्थाएं है। नितिन जी गडकरी साहब के साथ में मैं खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में जुड़ा हुआ हूँ, विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान से जुड़ा हूँ, वनराई से जुड़ा हूँ। जो भी क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिला मैं उसको छोड़ता नहीं, मैं काम करते रहता। काम करना ही मेरा मकसद है। ना सिर्फ आप काम करते हैं, आपके द्वारा आपकी जो टीम है, दिलीप जाधव और मित्र परिवार मंडल जो है, इनके तरफ हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, उन्होंने दिलीप जाधव मैत्री सेवा संस्था बनाए और उन्होंने एक वृद्धाश्रम बनाने का संकल्प किया है, जिसका काम अभी कंस्ट्रक्शन लेवल पे है। तो उन्होंने लोग वर्गनी से खुद का एक फंड तैयार करके बहुत बड़ा वृद्धाश्रम वो बना रहे हैं। नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उन्होंने अपने खुद होके चंदा जमा करके, खुद के पैसे डाल के, ज़मीन डोनेट करवा के, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, मेरे नाम से उन्होंने संस्था खड़ी करके एक वृद्धाश्रम जिसमें 60 से 65 वृद्ध लोग रहेंगे और उनका जीवन वहाँ से अच्छा सुखी होगा। तो मैत्रीपूर्ण जीवन जीने की संकल्पना के साथ में उन्होंने अच्छा ये प्रोजेक्ट को शुरुआत किया है। आपके नाम से सेवा संस्था का नाम शुरू किया गया है और आपके नाम से इतना बड़ा काम हो रहा है, किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है? अच्छा लगता है कि लोग, अभी कलयुग में दोस्ती निभाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। दोस्त परिवार परिवार नहीं रहता, दोस्त दोस्त नहीं रहते, लेकिन मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है कि मेरे दोस्तों ने मेरे नाम से संस्था बना के उस संस्था के द्वारा एक वृद्धाश्रम चालू करने का संकल्प लिया और वो पूरा होते हुए मैं देख रहा हूँ। तो मुझे खुशी होती है, अच्छे दोस्त है मेरे सब। आपका समाज सेवा का जो कार्य है वो कंटिन्यू शुरू है, और आगे किस किस तरह के कार्यों में आप रुचि दिखाएंगे और समाज के लिए किस किस तरह से वर्क करके उत्थान करेंगे? एक बड़ा मित्र परिवार मेरे साथ में है, साथ में मेरा परिवार भी मेरे साथ में है। मेरे जीवन में मैंने जो भी अच्छे कार्य किया उस कार्यों से जुड़कर बहुत भरोसा लोग करते हैं हमारे ऊपर में, इसलिए जो भी काम सामने आता है उसको पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। एक संत खप्ती महाराज करके बागापुर में चांदूर रेलवे में एक ट्रस्ट है बहुत बड़ा, वहाँ पे 500 लोग रहेंगे, इतना बड़ा कार्य वहाँ पे हो रहा है। वहाँ लंगर चलती है, वहाँ मैं ट्रस्टी हूँ, वहाँ पे मार्गदर्शन करते रहता हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने के मौके आए और वो पूरे होते हुए देखता हूँ तो खुशी होती है, आनंद मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में आपने वर्क किया है। आज की जो राजकीय स्थिति की अगर करें तो अलग अलग पक्ष अलग अलग खींचातानी में लगे हुए हैं। इस जो राजकीय स्थिति, इसको किस तरह से देखते हैं आप? राजनीति तो बहुत ही, मुझे तो बड़ा कंफ्यूजन है पॉलिटिक्स में। अभी जैसे आरोप लगते हैं
आरोपों में ये जो स्तर नीचे चले गया है वो राजनीति को शोभा नहीं देता। ऐसे ऐसे व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाया जाता है पॉलिटिक्स में, जिसकी गरिमा थी एक अपने भारतवर्ष की एक राजनीति की गरिमा है कि जो आप हाउस में या हाउस के बाहर जो भी वक्तव्य करते हो तो उसमें उसकी व्यक्तिगत गरिमा को ठेच ना पहुंचे, इसकी फिक्र करना चाहिए पॉलिटिशियन ने, जिनका स्तर इतना नीचे चले गया है कि। और दूसरी बात क्या है कि पार्टी धाराएं, विचारधाराएं, क्या अभी एक मंगलसूत्र पहना फिर दूसरे का पहन लेते, दूसरे का उतारते, तीसरे का पहन लेते। ये जो पॉलिटिक्स में चल रहा है ये विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता स्थापित करने की लड़ाई है, जिसमें अगर विचारधाराओं को ठेच पहुंचती है तो वो पॉलिटिक्स नहीं है, ऐसा मेरा मत है। पॉलिटिक्स में अपना एक गरिमा होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए, एक विचारधारा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने हमारी पॉलिसियां बनाना चाहिए। हमने जिंदगी भर अपोजिशन को गाली दी है और आज अपोजिशन को साथ में लेके अगर हम सत्ता में रहते हैं तो बड़ा दुख होता है। जिसने शतरंजियाँ बिछाई है, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने धूल मट्टी खाई है, जिन्होंने चंदा जमा किए, पार्टी को बनाए, पार्टी को बढ़ाए, विचारधारा तैयार किए, सत्ता में लाए, उनको कुछ परसेंटेज वाइज कॉम्प्रोमाइज सत्ता के लिए हो जाए तो वो राजनीति है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन राजनीति को पूरा ही दूसरे के बिस्तर पे लेके चले जाए तो ये मुझे पसंद नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं पार्टी लाइन पे इस पे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपने मेरी व्यक्तिगत राय पूछे तो मुझे ये पसंद नहीं है। जी, व्यक्तिगत राय पार्टी के कार्यकर्ताओं को डेवलप करना चाहिए। जब हमारे पास में कोई नहीं था, कोई आता नहीं था, तब भी हमने पार्टी को मजबूत करके सत्ता में लाए और हमारे में इतनी ताकत है कि हम पार्टी के विचारधाराओं को लेकर पार्टी की सत्ता को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन वेट एंड वॉच, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, सत्ता का कम्युनिकेशन कंटिन्यू बना रहे, ये जरूरी नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में तो लोगों की इज्जत भी करते आना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है कि अपनी विचारधाराओं को राष्ट्र के निर्माण के लिए वचनबद्ध होते हुए सामान्य जनता तक विकास की गंगा को पहुंचाए। आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, जो जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है वो भी थोड़ा डेंजर है, क्योंकि हमारे संविधान में ही हमने जिक्र किया है कि सोशलिस्ट भारत, बंधुत्ववादी भारत, समतावादी भारत, ये जब हम बोलते हैं तो आर्थिक सक्षम कुछ थोड़े लोगों के लिए भारत बन जाए तो निश्चित है कि एक आर्थिक गुलामगिरी का डर अपने भीतर तैयार होता है। आज समाज में बंधुत्व की बात कोई नहीं करता, जातिवाद है, भाषावाद है, ये वाद बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना आपका? ये नेशन बिल्ड के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत घातक है। हमारे देश में आज़ादी के बाद में जिस तरीके से हमने छोटे छोटे राज्यों को हमारा बनाया, केंद्र शासित बनाए, अच्छे राज्य बनाए, हमारे में शामिल कर लिए और अच्छा विस्तार भी किए, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी नेशन बिल्ड के हिसाब से लाए गए। ये जातिवाद, प्रांतवाद, हिंदी मराठी का वाद, ये जितने भी सामने विषय आते हैं ये देश की एकता और गरिमा को, अखंडता को हानि पहुंचाता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। ये ठीक नहीं है। आने वाले समय में स्थानीय स्वराज संस्था के चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपको महाराष्ट्र में स्थिति किस तरह की रहेगी, क्या बदलाव देखने मिलेगा? अभी तो कुछ इसके बारे में बराबर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक बात है कि उम्मीदवारों के चयन के ऊपर में ये स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव है। पार्टी पॉलिटिक्स से ज़्यादा कि पार्टी कैसे उम्मीदवार देती है और उसका सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, ये लोग तय करते हैं और लोगों की मानसिकता को अभी पहचानना बड़ा मुश्किल जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सबको बहुमत मिलेगा, बहुत बड़ी खिचड़ी
इस समय में सत्ता में आएंगी और हो सके तो इसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। नए चेहरों को ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी, उसका सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा जाएगा। क्रिमिनल लोगों का अभी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में है। हमारे समय में जब हम पॉलिटिक्स में आए उस समय में उसका सोशल चेहरा पहचाना जाता था, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ट्रैक जांच कर ही उसको टिकट दी जाती थी। अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने के लिए पार्टी ऑफिस में जाना नहीं पड़ता था, तो पार्टी उसके घर में जाती थी और उसको तैयार करती थी, तुम चुनाव लड़ो। वो स्थिति वापस आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी, एक और मुद्दा था, बहुत समय से चल रहा था, उसके ऊपर पंतप्रधान मोदी जी ने घोषणा की है कि जाति में है जनगणना, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत सालों से चल रहा था, अलग अलग पक्ष लेके उसको ये कर रहे थे, पार्टी भी लगी हुई थी। ये बहुत बड़ा इशू है। हमारे राष्ट्र की धाराएं ये तय करती है कि हमारे देश में पौधे कितने हैं, नदियां कितनी है, एनिमल्स कितने हैं। वाई शुड नॉट, क्यों नहीं इंसान को गिनना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि जनगणना में इस तरीके की जनगणना हो कि स्त्री कितने, पुरुष कितने, युवा कितने, वृद्ध कितने, बच्चे कितने, लड़के कितने, लड़कियां कितनी, और उनकी सामाजिक स्थितियां क्या है, आर्थिक स्थितियां क्या है। ये इसका एक बड़ा चिंतन, इसके ऊपर में बड़ा आयोग बैठना चाहिए। और उसके ये जनगणना तो बहुत अच्छा मुद्दा है, ये होना ही था। और मुझे अच्छा लगा कि ये हमारी सरकार में आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन इस तरीके से अगर ये जनगणना हो जाए तो हमारे देश में उनकी स्थितियां क्या है, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है, इसके बारे में बड़ा अध्ययन होगा। और जो जाति में जात पिछड़ी जातियां है वो कौन से स्टेटस में आज है, उनको क्या चाहिए, वो सोचने के लिए मौका मिलेगा। और नए तरीके से उनके वेलफेयर की, उनके एजुकेशन की, उनके सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा जातीय जनगणना के नाम पर। तो ये अच्छा इशू है और ये होना ही था, और ये जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। चैनल के माध्यम से आपको जो युवागण, जो ऐसे लोग जो समाज सेवा में रुचि रखते हैं, आगे आना चाहते हैं, धारा प्रवाह में आना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ के समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे जो लोग हैं, इनको क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे? युवाओं को तो आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। सरकारें चाहे कोई भी हो, पहले की हो, अभी की हो, आने वाले कल की भी हो, वो इतना युवाओं के लिए कर नहीं पाएंगे। युवाओं ने यह सोचना नहीं चाहिए कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने अपने क्षेत्रों को चुन लेना चाहिए। परिस्थिति ऐसी है कि पढ़ लिख लिए तो युवा नौकरी मिलेंगी इस चक्कर में अपने समय और वर्षों को बर्बाद कर रहे हैं कि कल मिलेंगी, परसों मिलेंगी। कुछ युवा तो मेरे साथ में मैं ऐसा देख रहा है कि उसके बाप को गवर्नमेंट की पेंशन है और वो पेंशन पे जी रहा है, उसकी स्थिति ही खराब है। 30-30, 32-32 साल के हो गए, शादी ब्याह नहीं हो रहे। और ये सबसे ज्यादा बैकवर्डनेस इन चीजों का ग्रामीण विलेजों में किसानों के बच्चों का है। वहां पे कोई लड़कियां देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबसे बुरी हालत किसानों की है। वो जितना जर्जर हो चुका है ना, तो ये हमारे एग्रीकल्चर पॉलिसी को लेके एग्रीकल्चरिस्ट के बच्चों के लिए, युवा बच्चों के लिए, और शहरों में जो पेंशन के ऊपर में या अपने बाप दादा के भरोसे जी रहे हैं, ऐसे युवाओं में बहुत बड़ी निराशा देखने को मिल रही है। इस निराशाओं को हम सरकार के द्वारा अच्छे मैसेज देके परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन एज अ सोशल वर्कर हम कितने लोगों का कल्याण करेंगे? बहुत कम लोगों का। मैसेज दे देंगे अच्छे कि भाई तुम आत्मनिर्भर ऐसे हो सकते हैं, ये करो, वो करो, ये बिजनेस करो, वो करो, लेकिन करेंगे क्या? और युवाओं की अपने देश में परसेंटेज ज्यादा है, और सब नौकरी के लिए, एक नौकरी के लिए 5 जगह के लिए अगर एप्लीकेशन लगा दो तो लाखों और जाते। तो यहाँ पर तो ये स्थिति मालूम हो जाती नहीं कि युवा कितना बेरोजगार है।
तो इसके लिए कोई योजना बनाने के लिए काम नहीं चलेगा कि भाई एक ग्रेजुएट हो गया तो इसको 5,000 रुपये साल के दे दो, महीने के दे दो, मेरी बहना है उसको 1,500 दे दो। ये जीवन जीने की कला नहीं है, ये गुलामगिरी की कला है। ये आत्मनिर्भरता को मजबूत नहीं करता। आत्मनिर्भरता के द्वारा अगर मजबूती देना है इस नेशन को, तो आपको उन लोगों के लिए ऐसे कुछ पैकेज बनाना पड़ेगा जो सम्मान से इस राष्ट्र में काम करे। एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है सर्विस जॉब का। एग्रीकल्चर में छोटे छोटे किसानों को लेके छोटे छोटे टुकड़े बना के अगर उनके मालों को, उत्पादनों को अच्छी कीमत मिल जाए, उनकी जो बुआई है, उनकी जो फसल है, उसको अगर अच्छे रेट मिल जाए तो युवाओं को कहीं देखना नहीं पड़ेगा, सरकार के ऊपर निर्भर भी नहीं रहेंगे। लेकिन किसान खुद के पेट के पूर्ता भी नहीं निकाल सकता। अभी 2-4 त्यौहार हो गए, अभी त्योहार का सीजन शुरू हो गया, उसके पास में फसल लगाने के लिए पैसे नहीं है तो त्योहार कहाँ से अच्छा करेगा? त्योहार तो अच्छे करना ये पैसों वालों का काम है, गरीबों का नहीं है। तो इतनी बड़ी जब विषमता हम देखते हैं, इतनी परेशानियां लोगों की देखते हैं, तो आंख में आंसू आते हैं। अच्छा नहीं लगता ये कि नहीं, ये यही देश है, यही लोग हैं, यही करने वाले, क्या इनकी स्थिति है। तो इससे तो दुख बहुत होता है, लेकिन दुख दूर करने के लिए इतनी पावर हमारे पास में नहीं है। एक इच्छा शक्ति, एक दूरदृष्टि सरकार के नज़र में होना चाहिए। उन्होंने इसका आत्मचिंतन करना चाहिए, संकलन करना चाहिए प्रॉब्लमों का, और अच्छी पॉलिसी अगर बना दे तो इस देश को अच्छा युवा मिल सकता है। आज युवा देश के पास है लेकिन परेशान है, और परेशान कभी विजयी नहीं होता। विजय होने के लिए परेशानियों को दूर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काम इस पे करना पड़ेगा। हम बहुत पीछे हैं। कोई भी आता हमको आग दिखाता क्या, तो ये सब आंखें जो ऊंची करके हमारे देश की तरफ देखते हैं अदर देश वाले, उनको हमारी युवा शक्ति रोक सकती है। उनके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा।